आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये पूरी कहावत इस बार साबित की है पूजा खेड़कर ने सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। इस महिला की एक गलती के कारण आज यूपीएससी एस्पिरेंट को सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यूपीएससी का फॉर्म इस बार इतना पेचीदा हो गया है कि कोई भी व्यक्ति पहली बार इसको देखेगा तो एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाएगा कि किस कॉलम में किस जानकारी को फिल करना है। अभी मैं देख रहा हूँ काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, यूपीएससी का फॉर्म सच में इस बार काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चीजों को एक बार के लिए पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे सारी जानकारी को सबसे समझ लीजिए, उसके बाद में ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। इस बार का फॉर्म देखने के बाद में एक चीज कंफर्म हो जाती है कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी है और सबसे टफेस्ट फॉर्म पढ़ने की प्रक्रिया भी यूपीएससी की है। तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैंने इससे पहले 2 वीडियो और बना के दिए थे। इस वीडियो में अपन मेनली बात करेंगे जो इस बार पेरेंटल इन्फॉर्मेशन करके एक कॉलम ऐड हुआ है जो कि नया है। इसमें आपको क्या जानकारी पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको मदर की इन्फॉर्मेशन, फादर की इन्फॉर्मेशन, ये जो फिल करने का ऑप्शन है इसके रिगार्डिंग अपन जानकारी देखेंगे। साथ में अचीवमेंट, प्राइज और मेडल, ये वाला जो कॉलम है इसके रिगार्डिंग भी अपन जानकारी देखेंगे कि इसमें क्या फिल करना है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जहाँ पे अपने फोटो और साइन को क्या अपलोड करना है, उसको लेकर क्या रूल है, उसको रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दी थी। यहाँ पे हमने देखा था कि जब आप फोटो अपलोड करें तो फोटो के नीचे आपको आपका नाम और फोटोग्राफ की डेट को मेंशन करना है। फोटोग्राफ में आपका जो 3/4 भाग आपके चेहरे का होना चाहिए, यानी कि आपका फोटो आपके कंधे तक होना चाहिए, उससे नीचे नहीं, जो कि आपको एक मॉडल इमेज यहाँ पे इन्होंने दी है। साथ में फोटो 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो की मैक्सिमम साइज 300 KB, मिनिमम साइज 20 KB होनी चाहिए। इसको लेकर एक मैंने आपको डिटेल वीडियो बना के दिया है, उसको भी देख लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। और इसके साथ में मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बना के दी है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें कंफ्यूजन आ रहा है, जो ओबीसी में 3 साल का जो क्लोज है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको 3 साल की इनकम के ऊपर बनाया जाएगा, तो वो क्या क्लोज है उसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो भी इसके जस्ट बाद में बनाऊंगा, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी जानकारी मैसअप नहीं करना चाहता, छोटी छोटी जानकारी को कम टाइम में देख के फिनिश कीजिए और अच्छे से क्लियर कीजिए। साथ में वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और ये भी बताऊंगा कि अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो घबराइए मत, इसका भी सॉल्यूशन है, लास्ट में अपन उसको देखेंगे। और एक सलाह आप लोगों के लिए कि जल्दबाजी मत कीजिए। यूट्यूब पे तो सभी लोगों को क्या है कि व्यू कमाने हैं, सीधी सी बात है कि वो क्लिक बैट के लिए वीडियो बना भी देंगे। सभी लोग जिस दिन फॉर्म आया था उसी दिन से वो मतलब 22 तारीख को ही सभी लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था कि फॉर्म को फिल कैसे करना है, फॉर्म को फिल कैसे करना है। आप एक ही दिन में किस बात की जल्दी है? सीधी सी बात है कि अगर आप जल्दबाजी करेंगे, बच्चे और जल्दबाजी करेंगे और फिर गलती करेंगे। 2-3 दिन का वेट कर लेंगे तो किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। आराम से आप 25-26 तक फॉर्म भरिए और लास्ट डेट 11 तारीख है, तो इतना भी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं फिर भी मत डरिए, कम से कम 26-27 तक तो सारे सेंटर फुल नहीं होंगे। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये पेरेंटल इन्फॉर्मेशन को कैसे पढ़ना है। अपन जो बात कर रहे थे पेरेंटल इन्फॉर्मेशन को लेकर कि पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या फिल करना है। सबसे पहली बात, जैसे कि आपका जो फादर का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। लाइक मैंने यहाँ पे पुखराज डाल रखा है जो कि मेरे पापा का नाम है। काफी लोग पिछली बार वीडियो में पूछ रहे थे कि मैंने जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला वीडियो बनाया तो वहाँ पे पूछ रहे थे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सरनेम देख के आप वो पहचान नहीं पा रहे हो। पुखराज मेरे फादर का नाम है, जैसे कि मेरा नाम मैं मुकेश पुखराज लगाता हूँ तो पीछे मेरी कास्ट ने लगा के मैं फादर का नाम लगाता हूँ। खैर, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ऐसे बता दी। चलो अपन बात करते हैं वीडियो में इसमें आपको किस किस जानकारी को फिल करना है उसको एक बार के लिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ये यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनलिटी को लेकर, तो सीधी सी बात है सभी लोग इंडियन ही होंगे तो इसको आप इंडियन में फिल कर दीजिएगा। फिर आपके पापा का प्रोफेशन पूछा जाएगा, तो आपके अगर पापा एग्रीकल्चर में तो उसको लिख लीजिएगा। खुद का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर ओन बिजनेस कर रहे हैं, खुद का लाइक शॉप है वगैरह है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप उसको लिख सकते हैं, सिविल सर्विस में है तो उसको लिख सकते हैं, टीचिंग, मेडिकल, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, लॉयर, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, हाउसवाइफ फादर के लिए, ठीक है। हाउसवाइफ या फिर हाउस हस्बैंड होना चाहिए ना, पता नहीं यूपीएससी क्या कर रहा है इस पर। रिटायर्ड है या फिर अभी हमारे साथ में नहीं है, मतलब आपके फादर पास हो चुके हैं, तो वो भी आप यहाँ पे जानकारी लिख सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई भी जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे फादर, जो कि आप ये फिल करके आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूजली सभी लोग इनमें कुछ ना कुछ तो होगी, लाइक सेल्फ इंडस्ट्री या फिर सेल्फ बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप जानकारी लिख सकते हैं। लाइक अगर किसी के फादर की शॉप है तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे एड्रेस को लेकर। एड्रेस में आपका परमानेंट एड्रेस है, लाइक अगर आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपका परमानेंट घर बना हुआ है तो आप परमानेंट एड्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे परमानेंट अनडिफाइंड, आप यहाँ पे अपना अनडिफाइंड कैसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है,
ओके, इसको रिसेट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपका हाउस नंबर है वो आपको लिखना है। अगर हाउस नंबर है तो हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर है तो अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, एस्टेट है तो एस्टेट, विलेज है तो विलेज। अब काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हाउस नंबर तो हमारे है ही नहीं, मतलब जो लोग गाँव में रह रहे हैं उनके लिए कन्फ्यूज हो रहा है। तो आप आपके गाँव का नाम डाल दीजिए, आप कॉलोनी का नाम डाल दीजिए, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस जहाँ पे है आपका, जो पोस्ट ऑफिस जो नियरेस्ट पड़ता है उसका नाम डाल दीजिए। सिटी क्या है वो डाल दीजिए, स्टेट क्या है वो डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डाल दीजिए, पिन कोड क्या है वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे एक जानकारी और लिखनी है कि अगर आपके पापा सर्विस में है तो किस सर्विस में है, किस पोस्ट पे है, जो उनके द्वारा लाइक गवर्नमेंट सर्विस में है तो सीधी सी बात है वो किसी ना किसी पोस्ट पे तो होंगे, तो वो पोस्ट यहाँ पे आपको लिखनी है। और अगर नहीं है किसी भी, अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में अभी नहीं है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली नो डाल सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज फिल नॉट एप्लीकेबल। देख रहे हो सारी जानकारी इस बार इतनी सारी नहीं आ गई है कि अच्छे अच्छे लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ही है। साथ में आपको एनुअल इनकम डालनी है आपके फादर की। अब आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर किसी के फादर नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो डाल सकते हैं, अदरवाइज सभी के फादर की कुछ ना कुछ इनकम तो होगी, तो आप जो फादर इनकम है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। साथ में आपके फादर क्या ओरिजिनली जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहीं से बिलोंग करते थे, या फिर सीधी सी बात है काफ़ी लोगों के फादर मतलब काफ़ी लोगों के पेरेंट्स होंगे वो पहले किसी और जगह पर रह रहे होंगे, बाद में वो शिफ्ट हुए होंगे और फिर वो वहीं पे परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपके फादर इसी स्टेट के हैं जहाँ पे आप अभी रह रहे हो तो आप उस स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, अदरवाइज जिस स्टेट से वो पहले बिलोंग करते थे उसका आप नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। साथ में डिस्ट्रिक्ट, अगर आपके फादर ने डिस्ट्रिक्ट भी चेंज किया है तो आपको वो भी डालना है। तो सारी गलती जो हो रही है ना वो पूजा खेड़कर के कारण हो रही है। मुझे लग रहा है कि सजा तो भयंकर मिलनी चाहिए, हमारी हमको ये सजा मिलती है, सजा हमको नहीं उनको मिलनी चाहिए थी। पर पता नहीं यूपीएससी ने इस बार ये सारी जानकारी क्यों मांगी है, ये सवाल मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, लाइक इस बार यूपीएससी ने जो मेंस के लिए जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही थी, इंटरव्यू के लिए जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही थी, वो इस बार प्रीलिम्स के लिए मांग रहा है। इवन यूपीएससी ओबी से आपसे पूछ रहा है कि आपको ओबी क्या क्या है। इवन आपसे सर्विस प्रेफरेंस आपसे पहले मांगी जा रही है कि लाइक आपको कौन कौन सी सर्विस आपको सबसे पहले रखनी है। यहाँ पे प्रीलिम्स के तो वांदे पड़ रहे हैं और सर्विस पहले पूछा जा रहा है। पता नहीं यूपीएससी क्या चाह रहा है। अभी 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरेंगे, ये 10 से 12 लाख के आसपास की इन्फॉर्मेशन को वो लेकर इकट्ठा क्यों करना चाह रहा है। छोड़िए, माता का नाम आपको यहाँ पर डालना है, मदर नेम आपको ऑलरेडी जो आपका ओडीआर जब आप भरेंगे तो वहाँ से आपको ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेशनलिटी यहाँ पे फिल करनी है। प्रोफेशन, अगर आपके मदर किसी प्रोफेशन में है तो आप उसको डाल दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप हाउस वाइफ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ना, हाउस वाइफ डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाउस वाइफ है ना, यहाँ पे हाउस हस्बैंड भी तो हो सकता है। ये चीज़ दिखा था यूपीएससी का पैट्रियार्की जो है माइंड सेट थोड़ी तो है, नया इश्यू नहीं बनाते, ऐसी बात कर रहा था, ठीक है। ओके, सो आपके मदर का जो परमानेंट जो एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। जो फादर का एड्रेस है अगर वही है तो आप डायरेक्ट फादर के एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक मिनट, फादर का एड्रेस डालने पे इन्फॉर्मेशन आ क्यों नहीं रही है, इसको आप अच्छा हमने फिल ही नहीं किया ना, अगर हमने फिल की होती तो आती। एक बार के लिए देखते हैं फिल करके आती है कि नहीं आती है, तो यहाँ पर डाल के देखते हैं जयपुर, ठीक है। तो मदर की इन्फॉर्मेशन में आते हैं, ठीक है। आई थिंक इसको सेव करना पड़ेगा, उसके बाद में आएगा, है ना। तो आप एक बार के लिए फादर की इन्फॉर्मेशन डाल के सेव करेंगे तो मदर की इन्फॉर्मेशन में फादर एड्रेस डालेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी वही है कि अगर आपकी मदर किसी सर्विस के पोस्ट पे है तो उसको डाल दीजिएगा। एनुअल इनकम अगर आपके मदर की कुछ है तो वो डाल दीजिएगा। अगर हाउस वाइफ है तो सीधी सी बात है एनुअल इनकम जीरो होगी, तो वो आप यहाँ पे मैंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके मदर को लेकर भी वही इन्फॉर्मेशन है कि वो ओरिजिनली उसी स्टेट से बिलोंग करती है कि नहीं और उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है कि नहीं, ये जानकारी आपको यहाँ पे ओवरऑल मैंशन करनी है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन रहती है वो रहती है अचीवमेंट, प्राइज, मेडल और अदर जो इन्फॉर्मेशन इसको लेकर। तो देखिए, अगर आपने यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे थे उस समय अगर आपने कोई बड़े स्तर पर कोई प्राइज वगैरह जीता है तो वो आप यहाँ पे लिखिएगा। अब काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि जो प्राइज लिखना है वो कौन सा प्राइज लिखना है। काफ़ी लोग ये मुझे पूछ रहे हैं कि मैंने 10th में किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया था और मुझे वहाँ पे वो मेडल मिला था, क्या वो लिखना है। छोटे मोटे वो स्कूल की कॉम्पिटिशन को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बड़े स्तर पे कुछ किया तो उसको आप मेंशन कीजिए, छोटे छोटे बचपन के लेवल पे कुछ लिखेंगे। क्योंकि देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है यूपीएससी ने क्यों मांगी होगी मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 12 लाख बच्चों से इन्फॉर्मेशन मांगने की क्या लॉजिक है। सीधी सी बात है, ये इन्फॉर्मेशन मांगनी कब चाहिए, जब इंटरव्यू के टाइम पे मांगी जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसी की बेस पे आपका इंटरव्यू बनेगा, उसी की बेस पे आपका इंटरव्यू आपसे सवाल किए जाएंगे, तो वो लॉजिकली बनता है। ये क्यों पूछा है राम जाने, बट ठीक है। अगर पूछा जा रहा है तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे जो भी अगर आपको लग रहा है कि आपने कॉलेज में कुछ अच्छा अचीवमेंट किया, लाइक अगर आप कॉलेज में थे, आपको अगर कॉलेज में हायर लेवल पे आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में थे या फिर एनसीसी में थे तो आप उसको लिख लीजिएगा। अब स्पोर्ट्स में आप ऐसा नहीं कि गली क्रिकेट मैच खेल रहे तो उसको लिखेंगे। स्पोर्ट्स में अगर आप डिस्ट्रिक्ट मतलब आपने स्टेट खेला है, स्टेट के लेवल तक आप पहुंचे हैं या फिर एनसीसी में हाई लेवल पे हैं तो उसको आप, क्योंकि आपके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो सर्टिफिकेट भी आपको मेंशन करने का ऑप्शन मिलेगा। लाइक आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए
जो अचीवमेंट है, अवार्ड है, उसको लेकर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि आपको अगर आप जो है उसका आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो उसी को अपलोड कीजिएगा, ठीक है। साथ में अगर आपने कॉलेज या फिर स्कूल में किसी लीडरशिप पोजीशन को हासिल किया था तो उसको आप लिख लीजिएगा। स्कूल के टाइम पे तो मॉनिटरी होगा, ठीक है। क्यों पूछा जा रहा है, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। साथ में अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो आप उसको लिख लीजिएगा। और ये क्या, ये हॉबीज है। अब यहाँ पे काफी लोग सवाल कर रहे थे, यहाँ पे तो सभी लोग लिखेंगे हॉबीज तो सबकी होती हैं, अब हॉबीज में क्या लिखना है। अब हॉबीज में देखिए ऐसा है कि यूपीएससी का मुझे नहीं पता इस बार इस फॉर्म के बाद में उनका क्या मंशा होगी कि इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी जानकारी यहीं से कॉपी करेगा या नहीं करेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। तो एक बार के लिए यहाँ पे जो जो भी हॉबी भरे तो सोच समझ के भरिएगा, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी हॉबी भर दे। कि काफी लोग होते हैं जो ऐसी हॉबी भर देते हैं जो एकदम सोच के भी एकदम एकदम खतरनाक होती है। लाइक कोई ऐसा हॉबी भर देगा कि मुझे सिक्के कलेक्ट करने का शौक है, वो आप अभी वही भरिएगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है। अगर आप गाने में इतना बेसुरा गाते हैं कि कौवे भी मर जाए आपको सुनने के बाद में, तो आप सिंगिंग मत डालिएगा। तो हो सकता है कि यूपीएससी ने अगर आपको पूछ लिया कि आप गाना गाते हो तो गा के सुनाइए। अगर आप इंटरव्यू देने गए, पता चलता है कि आपने 3 इंटरव्यू के जो मेंबर थे उनको मार गिराया क्योंकि आपने इतना बेसुरा गाया। तो खैर मजाक में बात कर रहा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हॉबीज वही भरिए जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। अगर मुझे पूछा जाए कि कोई ऐसी हॉबी जो सभी के लिए कॉमन हो सकती है, सबसे पहला है लिसनिंग, गाना सुनना। आपको म्यूजिक का शौक किसी को भी हो सकता है। अब म्यूजिक का शौक है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी पूछे मुझे गाने सुनना पसंद है, मूवी देखना डाल सकते हैं। साथ में राइटिंग, लिखने का शौक हो सकता है। साथ में रीडिंग एक अच्छा शौक है, किसी को भी हो सकता है। खेलने में अगर आपको वीडियो गेम खेलने का शौक है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको वीडियो गेम खेलने का शौक है। और साथ में अगर आपको कोई आर्ट का शौक है तो आप पेंटिंग वगैरह उसको भी आप डाल सकते हैं। शौक वो डालिए जो अगर यूपीएससी मेंबर अगर आपसे पूछे भी तो भी आपके पास में उसको लेकर कुछ जवाब हो। ऐसा कोई भी शौक मत डालिए कि जो आपको आता नहीं है और आप फालतू में होशियारी मारने के लिए डाल दोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अब इस इन्फॉर्मेशन को क्यों पूछा वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगर सीधी सी बात है कि कास्ट सर्टिफिकेट कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो कास्ट का रिजर्वेशन ले रहा है तो वो सीधी सी बात है कि इस वाला क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ये ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरऑल जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको लेकर ही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो व्यक्ति ही बना पाएगा जिसके पास में जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास में इनमें से कोई फॉलोइंग एसेट है या नहीं है। लाइक आपके पास में 5 एकड़ तक एग्रीकल्चर लैंड है या फिर उससे ज्यादा है या नहीं है। सेकंड, रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 100,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है या नहीं है। मतलब इससे कम होगा तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इससे ज्यादा है तो आप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आपका 100 स्क्वायर यार्ड का है और वो भी नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एरिया 200 स्क्वायर फीट यार्ड जो कि अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया म्यूनिसिपैलिटीज में है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल ये है कि अगर आपके पास में आप अमीर है और वो ज़्यादा अमीर है तो आप यहाँ पे यस भरिए। ये क्यों हो रहा है, पूजा खड़कर के कारण हो रहा है, क्योंकि वो लेडी सच में इतनी अमीर थी और उस लेडी ने ईडब्ल्यूएस को यूज़ कर लिया था। तो लफड़ा तो बड़ा हुआ। सीधी सी बात है ना कि दूध का जला छाछ में फूक के पीता है। और यूपीएससी इस बार वही कर रहा है कि यूपीएससी के साथ में जो हुआ है इस बार खतरनाक हुआ है। साथ में नीचे कुछ एक इन्फॉर्मेशन और दी है लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। तो इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज कैन यू राइट रीड स्पीक गिव पर्टिकुलर और स्टेट एग्जामिनेशन पास इफ एनी फॉर इच। लाइक आपने अगर कोई स्टेट एग्जाम पास किया तो अब आप देखिए रीड ओनली में आप किसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आई थिंक इंग्लिश नहीं हो गया, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है इंग्लिश है क्या, इंग्लिश नहीं है। जो लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी लिखिएगा, ठीक है। साथ में स्पीक ऑनली, आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं, इनमें से कोई लैंग्वेज है जो आप एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, कुछ नहीं है तो हिंदी है, हिंदी आप बोल सकते हैं, ठीक है। रीड ओनली और रीड एंड स्पीक हिंदी है, ठीक है। साथ में रीड राइट स्पीक हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए इसमें भी, ठीक है। एग्जामिनेशन पास, बहुत सारे एग्जाम पास किए, ठीक है। व्हाट लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज कैन यू रीड राइट स्पीक, ये बता दिया। गिव पर्टिकुलर एंड स्टेट एग्जामिनेशन पास यानी फॉर एज। लाइक अगर आपने कोई पास किया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो कोई पास नहीं किया तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कॉलम यहाँ पे स्टार मार्क ने दिया हुआ तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जामिनेशन पास को रिक्वायर करना जरूरी है, यहाँ पे आप डाल दीजिए ना ने एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप डाल दीजिए ना ओवरऑल 10th पास आपने किया ही है। 10th एग्जामिनेशन में आपने इसी को तो डाला था 10th। आप इसको डाल के इसको ऐड कर लीजिएगा, आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जो एक सारा खेल था ये कॉम्प्लिकेटेड तो ही है भाई, जिसके हॉबी में डालना है तो मैंने आपको बता दिया था। लाइक आप क्या डाल सकते हैं, लिसनिंग है,
लिसनिंग में आप म्यूजिक डाल दीजिएगा पहले, ठीक है। म्यूजिक लिसनिंग है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई ओबी डालें तो उसके बीच में आप एंटर देने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो रहा है, पूरा हटाना पड़ेगा म्यूजिक। म्यूजिक लिसनिंग, और उसके बाद में आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। हर एक के बाद में कॉमा लगानी है अगर आपकी 2-3 मूवीज आपको लिखनी है तो। उसके बाद में मूवीज का आप शौक लिख सकते हैं, मूवीज वॉचिंग। बाद में आप ये लगा सकते हैं साथ में रीडिंग नॉवेल्स, ये कॉमन शौक है, ठीक है। साथ में अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप वो लिख लीजिएगा, वो तो लिखते हैं, हमने नॉवेल लिख दिया। साथ में अगर आपको वीडियो गेम खेलने का शौक है तो आप वो लिख लीजिए, ये भी वो भी हो सकती है ना, वीडियो गेम प्ले, ये भी एक हो सकता है हॉबी। साथ में अगर आपको लग रहा है कि आपको पोएट्री लिखने का शौक है तो आप लिख सकते हैं राइटिंग, पोएट्री लिख सकते हैं, पोएट्री। ये सारे शौक है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसमें से कुछ भी है तो आप ऐड ऑन कर लीजिए और फिर इसको सेव करके आगे कर सकते हैं। इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसके ऊपर नो सेलेक्ट करके सीधा आगे बढ़ सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट ऐड करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। डिक्शन आ रहा है इसमें कुछ, ठीक है। देखिए अब इसमें 2-3 भाषाओं का आप लिख सकते हैं, ठीक है। रीड ओनली, पता नहीं यूपीएससी इस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा है, क्योंकि देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जहाँ तक मेरा एक अनुमान लग रहा है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि 12 लाख बच्चों का फॉर्म भरा जा रहा है। तो आपसे मेंस के टाइम पे तो फिर से डेप भरवाया जाएगा, इंटरव्यू के टाइम पे भी डेप भरवाया जाएगा, तो ये सारी जानकारी फिर से पूछी जाएगी। तो इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ला के वो सर्टिफिकेट ढूंढने लग जाओ, कहीं पे भी आपको लग जाए कि आपको कुछ मेडल वेडल मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को लेकर। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे समझ ली। जाते जाते कुछ गुड न्यूज आपको शेयर कर देता हूँ। लाइक अगर आप अभी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे लिए, हमारी तरफ से आपको एक हमने एक कोर्स बनाया है जो कि आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि चैट जीपीटी कोर्स है। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो आपको पता होगा कि चैट जीपीटी के माध्यम से आप यूपीएससी के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर चेक कैसे करवाना है, कैसे राइटिंग कैसे करनी है, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाना है, मॉक टेस्ट कैसे बनाना है, ये सब कुछ चैट जीपीटी के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा सकता है। बट कमाल की बात यह है कि 90% लोगों को ये नहीं पता है कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए हेल्प कर सकता है ये हमारा चैट जीपीटी कोर्स। इसके अंदर इनरोल होकर अपने सारे डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप इसके अंदर इनरोल हो सकते हैं। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सिविल एस्पिरेंट ऐप को, वहाँ पे आपको 1 रुपये का टोकन अमाउंट पे करना है और उसके बाद में आपका ये कोर्स हो जाएगा, आपका रजिस्टर हो जाएगा और आप इसको पूर्ण रूप से देख सकते हैं। इन सबके साथ में हमारा जो एक पेड कोर्स है उसकी जानकारी भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए सही रही होगी, तो थोड़ा सा मुझे अपना भी तो प्रॉफिट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कब तक चलूँ मैं। खैर, तो आप अगर चाहें तो आप हमारा शून्य से शुरुआत बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको एनसीईआरटी की क्लासेस देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको एनसीईआरटी के डेली टारगेट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लासेज, एनसीईआरटी के टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिलेगा। इसकी जो प्राइस है वो 599 रुपये है। अगर आप अभी तैयारी शुरू किए हैं तो ध्यान रखिएगा, ये बैच आपके लिए एक रिवोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने सब कुछ चीज़ें 90 दिनों में पूरा करने के लिए इस प्लान को बनाया है। तो आप 90 दिनों में सब कुछ कर सकते हैं और आप जो फाउंडेशन लेवल है आपका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। किसी कोचिंग में जाएंगे तो ये बैच आपको 5000 7000 इतने में देखने को मिलता है, और यहाँ पे ये बैच आपको 600 रुपये में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप रिपब्लिक डे की सेल को देखते हैं तो यहाँ पे हमने रिपब्लिक डे की सेल के ऊपर इस कोर्स को भी 500 रुपये में किया है। यहाँ पर भी आपको 100 रुपये का अलग से डिस्काउंट दिया है, तो आप जाके इनरोल कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स के लिए भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप इनकी क्लासेस देख के अभी जल्दी से एनसीईआरटी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको पेड बैच नहीं लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमने आपको सुविधा दी है। चैट जीपीटी का जो कोर्स है इसके अंदर इनरोल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करेंगे तो आपको फ़ायदा है। बाकी कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।